Hello warriors, this is Dr. संतोष from मानस ऊर्जा एकेडमी। आज हम रसशास्त्र इस सब्जेक्ट्स के विषय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पारद। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि पारद को ही रस कहा जाता है और इसी से रिलेटेड ये शास्त्र है। तो रसशास्त्र इस सब्जेक्ट में पारद का एक अहम हिस्सा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी आज हम जीपीएस व्यू इसकी चर्चा आज करेंगे। अच्छा, जीपीएस व्यू मतलब कि पारद को एक व्यू में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या ज़रूरी है वो हम देखेंगे। हालांकि इसके हर एक पार्ट पे अलग लेक्चर बन सकता है, लेकिन आज हम केवल एक जीपीएस व्यू देखेंगे, ठीक है, ताकि एक नज़र में आपको पारद के बारे में क्या क्या देखना होता है ये समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पारद के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं बहुत शॉर्ट में हमने लिखी है, ताकि इसका थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है एज अ वन व्यू, है ना। तो इसका इंग्लिश नेम आपको जनरली पता होना चाहिए। ये जानबूझकर मैंने क्वेश्चन क्यों लगाया है, ताकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये याद होनी ही चाहिए, ये मस्ट टू नो वाली चीज़ है। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ आंसर नहीं लिखा है, आपको आंसर आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है इसमें। तभी हम बता देंगे कि क्या क्या है इसमें। इंग्लिश नेम आपको जनरली पता है, इसे मर्क्यूरी कहा जाता है। इसकी संज्ञा अगर आपको पता नहीं तो जनरली हम Hg ये लिखते हैं। खासकर आपको ये पता होगा कि आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि पारद से सोना तैयार होता है, राइट, गोल्ड तैयार होता है। जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जो ये Hg है यानी कि पारद, और जो गोल्ड है, इसका जब आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट देखेंगे तो ये बहुत सिमिलर है। तो पारद में ऐसी कुछ चीज़ें हम करते हैं जिसे हम संस्कार कहते हैं, तो उस संस्कार से सोने में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि नागार्जुन ने कहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद पारद हमें मिलता कहाँ से है? जिससे मिलता है उसे हम खनिज कहते हैं ना, खनिज। ख और निज, निज मतलब उसके अंदर होना, है ना, खनिज। तो इसके दो इम्पोर्टेंट खनिज है, बाकी भी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला है हिंगुल और दूसरा है गिरी सिंदूर। हिंगुल आपको जनरली पता होगा HgS, अभी इसमें Hg तो है ही, S मतलब गंधक, है ना, सल्फर। और गिरी सिंदूर ये होता है रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी, है ना, इससे भी हम पारद निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आगे है भेद, पारद के भी कुछ भेद हैं। पारद के 5 भेद उन्होंने क्षेत्रीय भेद माने हैं। वो इस प्रकार से हैं कि रसो रसेंद्र सूतश्च पारदो मिश्रक तथा, मतलब कि रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक। इस पर सवाल क्या होता है कि इसके वर्ण पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, यह अब आपका होमवर्क होगा कि इसके हर किसी का अलग अलग वर्ण है। ठीक है, तो आपको वो ढूंढना है। अब नाम देखो, यहाँ पर मिश्रक है तो जनरली आपको इमेजिन आप कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो कि इसका कलर क्या हो सकता है, तो कलर इसका पूछा जा सकता है, वर्ण। ठीक है ना, तो पारद के 5 भेद हैं, रसो, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पारद के दोष। पारद में दोष होते हैं तो उसकी हमें शुद्धि करनी होती है। ठीक है, तो पारद के जो दोष हैं वो कुल मिला के अगर दोष मानेंगे आप तो ये 3 + 2 + 7 ऐसे कुल मिला के 12 हो जाएंगे अगर कुल दोष पूछे जाएंगे। अदरवाइज नैसर्गिक दोष कितने हैं पारद के, तो इसका आंसर 3 आना चाहिए। यौगिक दोष कितने हैं, तो ये 2 है, और सप्तकंचुकी नाम ही उसका, तो ये सप्त होंगे। उसी को औपाधिक दोष कहा जाता है। ठीक है ना, औपाधिक दोष कितने हैं, तो उसी को सप्तकंचुक कहा जाता है, वो है 7। अब ये कौन कौन से हैं, देखो, नैसर्गिक दोष आपको जनरली पता होंगे, विष, वह्नि और मल। विष, वह्नि और मल, देखो आपको केवल ये याद रखने हैं कि नैसर्गिक दोष में क्या आता है। उसी प्रकार से यौगिक दोष में क्या आता है, नागज और वंगज, नागज और वंगज। उसके बाद है सप्तकंचुकी, तो इसमें 7 होनी चाहिए। कौन से 7 है, देखो, परपटी, पाटिनी, भेदी, द्रावी मलकारी और अंधकारी ध्वांक्षी। ठीक है, परपटी, पाटिनी, भेदिनी, द्रावी मलकारी और अंधकारी ध्वांक्षी। अब इसी को अलग वर्ड में कहा जाता है, परपटी भूमिज, पाटिनी गिरिज, ये जो है भेदी ये है वारिज, ये द्रावी और मलकारी इसी को नागज कहा जाता है,
और ध्वांशी और अंधकारी इसे कहा जाता है वंगज। ठीक है, आपको केवल परपटी पाटिनी भेदिनी ये है ना, ये याद रखना है। कौन से याद रखना है आपको? परपटी पाटिनी भेदी द्रावी मलकारी अंधकारी ध्वांशी। ये जो अंधकारी ध्वांशी है ये वंगज है, द्रावी मलकारी ये नागज है। फिर परपटी पाटिनी भेदिनी आपको ये भूमिज, गिरिज और वारिज है। इसको केवल याद रखना है। इसके अंदर आप जा सकते हो, लेकिन बेसिकली जीपीएस व्यू में तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि पारद के दोष जो है नैसर्गिक, उसे उसकी निवारण करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स वगैरह यूज़ किया जाता है, त्रिफला हो, चित्रक वगैरह हो, ये डीप है। ये आप तभी करना जब आपको ये जनरली नैसर्गिक दोष कितने हैं, योगी कितने हैं, सप्तकंचुकी कितने हैं, ये पता होने चाहिए और वो कौन से हैं। ठीक है, ओके। अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पारद के संस्कार। पारद के संस्कार ये देखने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि शोधन और संस्कार में क्या डिफरेंस है। शोधन और संस्कार में क्या डिफरेंस है, उसमें एक श्लोक है, शोधनम दोषहरणम संस्कारश्च बल तेजसो अभिवर्धनम। मतलब जो शोधन होता है वो दोषहरण के लिए होता है, और जो संस्कार होता है वो तेज और बल इसका वर्धन करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पारद का शोधन भी जरूरी है क्योंकि उसमें भी दोष है, अभी हमने देखा। तो पारद का शोधन सल्फर से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, गंधक। और लशुन आपको जनरली पता है उसमें गंधक या सल्फर होता है। तो एकेनेन लशुनेन अपि शुद्धो भवति पारदः, यानी कि एक लशुन से ही पारद शुद्ध हो जाता है। कि लशुन में आपको जनरली पता होगा सल्फर होता है। ठीक है, तो पारद का शोधन लहसुन से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी ड्रग्स है लेकिन लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पारद के जो शोधन है, सॉरी संस्कार है, उसी को हमने जनरली चरक में भी आपने देखा होगा कि संस्कार मतलब क्या होता है कि गुणांतर आधानम संस्कारम। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या दिया है कि बल तेज अभिवर्धनम। तो इसके अष्टविध संस्कार है और अष्टादश संस्कार है। वैसे अष्टादश किसके लिए और 8 किसके लिए, ये सवाल बन जाता है। ठीक है, पहले जो 8 है, इस 18 में से जो पहले 8 है वो देहवेद के लिए है, देहवेद। और उसके बाद के जो 10 है वो लोहवेद के लिए है। लोहवेद मतलब इसी से सोना बनाने के लिए ज़रूरी होता है। और पहले जो 8 है वो है देहवेद के लिए। तो आपको प्रयोजन पूछा जाएगा कि 8 संस्कार का क्या प्रयोजन है और अष्टादश का क्या प्रयोजन है। तो देहवेदार्थ और लोहवेदार्थ। तो पहले अष्टविध कौन से है ना, ये देखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केवल मैं नाम बता दूं, इस पर एक बहुत बड़ा लेक्चर्स भी हो सकता है, लेकिन आपको केवल समझने के लिए मैं केवल नाम उसके बता दूं। ठीक है, अष्टविध में पहला होता है स्वेदन, उसके बाद है मर्दन, फिर मूर्छन, फिर उत्थापन, फिर 5वां है पातन, 6वां है रोदन, उसी को बोधन कहा जाता है, 7वां नियमन और 8वां है दीपन। तो इसमें जो उसके जो फल होते हैं या किसके लिए किया जाता है ना, ये संस्कार जरूरी है। जैसे जो स्वेदन है वो जो पारद का मल है उसे शैथिल्य आता है उसे, तो मल शैथिल्य कारकम। उसके बाद जो मर्दन होता है, उसके बाद जो मर्दन किया जाता है उससे बहिर्मल विनाशनम। फिर जो मूर्छन संस्कार है इससे पारद नष्ट पिष्टत्व कारकम, ऐसी अवस्था में जाता है। और जो मूर्छन की व्यापत्ति होती है उसे नष्ट करने के लिए उत्थापन संस्कार किया जाता है। फिर पातन संस्कार के भी 3 प्रकार है, तिर्यक, अध, ऊर्ध्व, ये जनरली आपको पता होगा। फिर जो रोधन या उसी को बोधन कहा जाता है, उससे वीर्य की प्राप्ति होती है, उसमें चपलत्व आ जाता है। देखो चपलत्व नहीं जाता है, चपलत्व आ जाता है, वीर्य आ जाता है, मतलब चपलत्व आना स्वाभाविक है। उसके आगे का जो है नियमन, ये जो रोधन से जो चपलत्व आया था उसको कम करने के लिए है ना, चपलत्वम निवृत्ते, चपलत्व का निवृत्त करने के लिए। और 8वां जो है दीपन, उसे ग्रासार्थी भवित ऐसा कहा गया है, ग्रासार्थी है ना। ऐसे 8 संस्कार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के 10 जरूरी नहीं है, वो केवल लोह वेदार्थ है, इसको केवल समझ लेना। ठीक है, ओके। कुछ संकल्पना भी है पारद की, उसे भी जानना जरूरी है, जैसे जारना, मूर्छना वगैरह, ये पता होना चाहिए। अब जारना मतलब क्या होता है, जनरली देखो कि ये जो पहली है जारना, इसमें क्या होता है कि गंधक हो या फिर अबरक हो, माक्षिक हो या सुवर्ण आदि जो भी हो, इससे जीर्ण किया जाता है। पारद में इन सभी को जीर्ण किया जाता है।
जीर्ण होने के बावजूद भी, मतलब जारणा ही नाम गालन पातन व्यतिरेकेन, गालन पातन के बिना भी इन चीज़ों का उसमें जारण करने के बाद भी पारद के वेट में, यानी कि उसमें कुछ बदलाव नहीं होता या फिर पारद का स्वरूप भी चेंज नहीं होता, उसी को कहा जाता है जारणा। ठीक है। उसके बाद देखो है मूर्छना। अब मूर्छना का मतलब क्या है, देखो मूर्छना और मूर्छन अलग है। अभी हमने जो संस्कार देखे अष्टविध, उसमें मूर्छन तीसरे नंबर का था, जिसे पारद में नष्ट पिष्टत्व कारकम ऐसा हो जाता है मूर्छन संस्कार के बाद। ये संस्कार है। और ये मूर्छना, ये क्या है, मूर्छन संस्कार से पारद के दोषों की हम नष्ट करते हैं। पारद के जो भी दोष है उसको हरण के लिए करने के लिए मूर्छन है। मूर्छना से क्या होता है कि पारद की एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिससे रोग की शांति होती है, यानी कि डिसीज जो होता है वो कम हो जाता है, उसी को मूर्छना कहा जाता है। ठीक है। और उसी वजह से उसी के बाद भी पारद के मूर्छित औषध हम तैयार करते हैं, जिसे हम पारद के मूर्छित औषध कहते हैं। जैसे कि पारद की सगंध मूर्छना हो, सगंध मतलब गंधक के सहित। कुछ मूर्छना ऐसी भी है जो पारद के गंधक के बिना होती है, उसे कहा जाता है निर्गंध मूर्छना। ठीक है। अगर उस मूर्छना में अग्नि का संबंध है तो सग्नि मूर्छना, और अग्नि का संबंध नहीं है तो अनग्नि मूर्छना। ऐसी मूर्छना होती है 4 प्रकार की। गंध के सहित सगंध, गंध के बिना निर्गंध, अग्नि के सहित अग्नि सग्नि मूर्छना और अनग्नि मूर्छना। और जो औषध बनते हैं वो भी 4 प्रकार के हैं, है ना। एक है कुपीपक्व रसायन, खरलीय रसायन, परपटी रसायन, पोट्टली रसायन। ऐसे बहुत से कल्प बनाए जाते हैं पारद से। ठीक है। क्योंकि ये मूर्छना मतलब क्या है कि पारद में एक ऐसी अवस्था प्राप्त की जाती है जिससे रोगों की शांति हो। जैसे आपको पता है ये परपटी वाली जो है चीज़, तो परपटी अग्निमंद की अवस्था में, जैसे ग्रहणी वगैरह डिसीज़ है, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है पारद के बंध। पारद के बंध भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुल मिला के 25 बंध होते हैं और 26वां विशेषकर बंध दिया गया है जो रसवाग भट्ट है उन्होंने, उसी को कहा जाता है जलोका बंध। तो उस जलोका बंध के भी 3 प्रकार होते हैं, जलुकाकार, वलयाकार और गुटिकाकार। तो उसमें केवल आपको संख्या इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के 26 बंध होंगे और विशेष वाला बंध कौन सा होगा, तो जलोका। ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा पारद में जनरली कि पारद का इंग्लिश नेम क्या है, पारद की संज्ञा क्या है, हिंगुल गिरि सिंदूर इसके इंपॉर्टेंट खनिज है, पारद के 5 भेद है। उसके बाद दोष उसके कुल मिला के 12 है, नैसर्गिक 3, यौगिक 2, सप्तकंचुकी 7। नैसर्गिक में विष, वन्य, मल, यौगिक में नाग और वंग, सप्तकंचुकी में परपटी, पाटिनी, भेदिनी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और ध्वांक्षी। शोधन और संस्कार में हमने डिफरेंस देखा। शोधन से दोष हरण होता है, संस्कार से बल और तेज की वृद्धि होती है। 8 संस्कार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पारद के। उसके बाद अष्टादश, जो 8 पहले होते हैं वो देह वेदार्थ है, और अष्टादश यानी 18 कुल टोटल होते हैं वो है लोह वेद के लिए। अष्टविद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ संकल्पना देखी, जारणा, मूर्छना और मूर्छन में भी डिफरेंस देखा। उसके 4 औषध भी देखे, कुपीपक्व, खरलीय, परपटी, पोट्टली वगैरह, और पारद के बंध के बारे में देखा। ठीक है। बहुत से वॉरियर्स ने पूछा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि मानस ऊर्जा एकेडमी में 2021 के लिए AIPGT की ऑनलाइन बैच शुरू हो गई है। इसके एडमिशन्स ओपन है। ठीक है। अगर किसी को ज़रूरी है लगाना, या फिर आपके जूनियर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, या फिर सीनियर्स ही क्यों ना हो, तो उनको जस्ट बता देना कि ऑनलाइन होती है। बहुत से वॉरियर्स ने पूछा कि आपकी एकेडमी ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो उनको बता रहा हूँ मैं कि ये टोटली ऑनलाइन बैचेस हैं। हर साल लगभग 10 बैचेस होती है। तो उसमें AIPGT 2021 की पहली बैच अभी पिछले हफ्ते ही स्टार्ट हो चुकी है, उसके एडमिशन शुरू है। कॉन्टैक्ट के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, पहले ही इसमें है 9922040739। टेलीग्राम पे भी लिंक है जो हमने कमेंट बॉक्स में लिखी है, आप उससे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। जिसको ज़रूरी है उसको ज़रूर ये सेंड कीजिएगा ताकि उन्हें फ़ायदा हो। ओके, होप सो ये चीज़ सही समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।